हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और आज अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इनको सॉल्व करने पर आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरह से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बाल विकास में जितने भी MCQ टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं वो आप सभी को यहाँ पर आपके सामने उसको डिस्कस करेंगे, और जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है, ताकि आप उसके आंसर को खुद भी सोच सकें। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को के सभी ऑप्शंस बोलने के बाद 2 सेकेंड्स का वेट करूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि आप मन में भी अपने आंसर को सोच सकें और बाद में मेरे आंसर से रिलेट कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है। पहला ऑप्शन है कि पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा प्रसव अवस्था से, तीसरा शैशवावस्था से, और डी नंबर है उत्तर बाल्यावस्था से। तो आप बताइए कि विकास किस अवस्था से शुरू होता है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। मैंने पहले भी आपको बताया है कि विकास की अवधारणा जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो विकास होता है वो जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो चाहे वो गर्भावस्था हो, चाहे वो प्रसव पूर्व लिखा हो, या आपको लिखा हो कि जन्म से पूर्व, अगर इनमें से कोई भी शब्द यूज़ किया गया है तो उसका जो अर्थ है वो आप गर्भावस्था ही समझिए, ठीक है। तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। पूर्व बाल्यावस्था से विकास जब के पूर्व ही शुरू हो जाता है, तो बाकी ऑप्शन का यहाँ पे कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑडिटोरियम में, डी गृह में। तो आप बताइए किस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इसमें जो बी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास के विषय में मैंने पहले ही अपने वीडियो में चर्चा की है कि जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सभी संज्ञानात्मक होती हैं, और जिसमें जैसे शामिल होता है कि ध्यान देना, याद करना, योजनाएं बनाना, कल्पना करना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो खेल के मैदान में जब बालक होता है तो वहाँ पर वो कल्पना नहीं कर रहा होता है, या वहाँ पर वो किसी बात पर कोई योजना नहीं बना रहा होता है, या इसलिए खेल के मैदान में किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकता है। उसके अंदर पहले से ऐसे गुण हों तो खेल के मैदान में वो उसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन खेल के मैदान में वो सीखता नहीं है। इसलिए इस चीज़ को समझिएगा। ऑडिटोरियम आप जानते हैं कि बच्चे जहाँ बैठ कर के सुनते हैं तो वहाँ सुनने में तो कोई संज्ञानात्मक विकास हो ही नहीं सकता है। संज्ञानात्मक विकास जो है वो स्वयं की क्रिया है, आंतरिक क्रिया है। डी नंबर है गृह, और गृह में घर पे भी कोई ऐसा विकास नहीं होता, क्योंकि बच्चे को घर में उतना अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है जितना कि विद्यालय की कक्षाओं में मिलता है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा, जहाँ पर विद्यालय में कक्षा में बालक का संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो बाल्यावस्था को आप समूह की अवस्था आपने पढ़ा है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में इसका जो ऑप्शन आए वो सी नंबर आ जाए कि सॉरी सी, इसमें भी मैंने सी लिख दिया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा ये, ठीक है दोस्तों। तो डी नंबर में बाल्यावस्था जैसे लिखा हुआ है, तो बाल्यावस्था जो है आप समूह की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा कि ये समलिंगी होता है, यानी लड़के को लड़के से ही दोस्ती करना पसंद होता है, लड़कियों को लड़कियों से दोस्ती करना पसंद होता है जब वो बाल्यावस्था में होती हैं। लेकिन जो समवयस्क शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो समवयस्क का मतलब होता है कि अपनी हम उम्र के, लेकिन हम उम्र में यहाँ पर समलिंगी विषमलिंगी डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे समवयस्क का मतलब होता है कि समलिंगी, यानी समलिंगी समझ रहे होंगे आप कि लड़का लड़का या लड़की लड़की, तो लेकिन विषम लिंगी भी हो सकते हैं, यानी लड़के का लड़की से दोस्ती, लड़की का लड़के से दोस्ती। तो इस तरह के समूह जो होते हैं लड़का लड़की का, ये समवयस्क को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसी मतलब समलिंगी या विषम लिंगी डिस्कस नहीं है, पर यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे विषम लिंगी की बात हो रही है और सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो इसका इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा किशोरावस्था।
तो सी टेट में सिर्फ भाषा समझनी होगी बहुत अच्छे से। और इसलिए मैंने जो पहले ही अपने वीडियोस में विकास की अवधारणाएं हैं, आयाम हैं, कई तरह के विकासों के विषय में मैंने चर्चा की, और वही शब्द आज यहाँ पर यूज़ आ रहे हैं। और तो भी आपको हो सकता है कि जो भी अगर आपने ठीक से पढ़े होंगे सब कुछ पुराने वीडियोज़ में, तो यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही होगी, अन्यथा बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे होंगे आप। तो इसलिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पिछली वीडियोस को दोबारा से एक एक शब्द की मीनिंग को समझिए। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर भी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे किशोरावस्था इसका आंसर होगा, क्योंकि समवयस्क का मतलब होता है वो विषमलिंगी भी हो सकता है, समलिंगी भी हो सकता है। ठीक है। और सिर्फ अगर कहा जाए कि समूह की अवस्था किसे कहते हैं तो आपको बाल्यावस्था लगाना है, क्योंकि बाल्यावस्था को समूह की अवस्था कहा जाता है। ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास, तुरंत शब्द आप पकड़िए कि संज्ञानात्मक विकास के विषय में बातचीत हो रही है। तो संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास क्या होता है? दोनों जो मन के अंदर आंतरिक क्रियाएं होती हैं वो सभी वही संज्ञानात्मक विकास होता है। अभी मैंने आपको बताया भी। तो लिखा कि जो संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार क्या होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आप लोग सोचिए क्या होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, शारीरिक विकास। दोस्तों मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर शारीरिक विकास किसी बालक का अच्छे से हुआ है तो उसकी जो मानसिक क्रियाएं होंगी बहुत अच्छे से वर्क करेंगी, काम करेंगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यानी मानसिक क्रियाओं के लिए ज़रूरी है कि स्वस्थ शरीर का होना। अगर कोई बीमार है तो वो उतने अच्छे से ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना उसकी जो मानसिक क्रियाएं उतने अच्छे से काम नहीं करेंगी। इसलिए बच्चे में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक जो मददगार है वह है शारीरिक विकास। सामाजिक विकास का संवेग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन संवेगों का समाज से जो है वो मतलब रहता है। यानी कि समाज का संवेग पर प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन संवेग का समाज पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है। आप इसको समझिएगा, सामवेगिक समझिएगा। सामवेगिक मतलब वही इमोशनल। तो अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा है तो सीटेट का जो नियम होता है वही होता है कि चारों ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि चारों सही हैं, लेकिन उनमें से सबसे सुटेबल जो ऑप्शन होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो शारीरिक एक बेस है। अगर शरीर ही अच्छा नहीं तो उसका समाज के विकास से फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, भाषाई विकास से कोई मतलब नहीं रह जाता है। सामवेगिक, अगर गूंगा है तो उसका भाषाई विकास से क्या लेना देना है? अगर उसका शरीर अच्छा नहीं तो उसके अंदर क्या संवेग पैदा होंगे? अगर उसके अंदर संवेग नहीं, शरीर अच्छा नहीं, तो क्या समाज में अपने आप को वो रिप्रेजेंट करेगा? इसलिए इसका ऑप्शन जो बेसिक ऑप्शन होगा वो शारीरिक विकास, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है उनमें उनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको पॉजिटिव समझिए। जैसे इसमें लिखा है कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो अब आपको देखना है कि बुद्धि प्रभावित करता है कि नहीं करता है, तर्क शक्ति प्रभावित करता है कि नहीं करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता प्रभावित करती है कि नहीं करती है। तो बुद्धि जो है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बुद्धि है, अगर आपके पास अच्छी मतलब कोई व्यक्ति है उसके पास कोई बच्चा उसकी अच्छी बुद्धि है तो वो अपने बुद्धि से समाज को प्रभावित करता है। अगर तर्क शक्ति उसकी अच्छी है तो वो तब भी वो समाज को प्रभावित करेगा अपने विचारों से। अब भाषा उसकी अच्छी है तो भी वो समाज को प्रभावित करता है। तो इसमें पूछ रहा था कि प्रभावित नहीं करता है, जबकि ये तीनों ऑप्शन जो है प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, ये सब सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि आपको बताना कि प्रभावित कौन नहीं करता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। दोस्तों आप अधिगम, मैंने पहले ही आपको बताया था कि अधिगम का अर्थ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए शब्द के अर्थ समझाए जाते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जो ये सार्थक शब्द लगा दिए ये सिर्फ एक कन्फ्यूज़न के लिए, बाकी सार्थक शब्द का कोई यहाँ पे बहुत विशेष मतलब नहीं है। तो लिखा है कि अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। तो आप बताइए दोस्तों आप इसका क्या आंसर समझते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही होगा वो शैशवावस्था होगा।
दोस्तों जो सीखना होता है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। जन्म के पश्चात ही अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वो अवस्था कौन सी होती है जन्म के बाद वाली? शैशवावस्था होती है। तो किशोरावस्था तो बहुत बाद की अवस्था है, वयस्कावस्था तो बहुत बड़ी बात है, बाल्यावस्था भी बड़ी बात है। इसलिए शैशवावस्था से ही अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इन सवालों को आप फिर से समझिएगा, अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करके ही आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। रट करके, रटना वैसे भी अधगम नहीं है तो आप इसको भी ज़रा समझते रहिए। बाकी आप सीटेट क्लियर करना चाहते हैं तो सवाल की एक एक शब्द को समझना होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि आपकी कक्षा का छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यानी शरीर उसका अच्छा नहीं, कमज़ोर है, वो वीक है। तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो यानी अगर उसका शरीर अच्छा नहीं है तो वो किन चीज़ों में पिछड़ सकता है? क्या वो संवेग में पिछड़ सकता है? बिल्कुल पिछड़ सकता है। सामाजिक बौद्धिक विकास, जो बौद्धिक विकास है, क्या इसमें पिछड़ सकता है? सामाजिक विकास क्या इसमें पिछड़ सकता है? तो आप इसका ऑप्शन सोचिए। दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा फ़ोन नंबर, ये सभी। क्यों होगा? क्योंकि अगर शरीर अच्छा नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि अगर शरीर क्या है, वो बेसिक नीड है, यानी सबसे पहली शुरुआत होती है शरीर से। अगर शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ सही है। इसलिए अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना ही उसमें कोई वो संवेग में भी पीछे होगा, वो बौद्धिक विकास में भी पीछे होगा, उसका सामाजिक विकास भी पीछे हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका जो चौथा नंबर है कि ये सभी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं कि उसके शारीरिक विकास पहला, दूसरा उसके सामाजिक विकास, तीसरा उसके नैतिक विकास, और या फिर जो उसमें कूट दिए हुए हैं 1 1 2 3 4, कौन से इसमें से ऑप्शन सही होगा आप बताइए। दोस्तों जब संवेगात्मक विकास होगा, इसका ऑप्शन जो है वो 4 सही है। और जो संवेगात्मक विकास होगा दोस्तों, तो संवेग का विकास का मतलब पता है इमोशंस, और इमोशंस का प्रभाव जो है वो शारीरिक विकास में भी पड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल संपूरक हैं, ये समझिए कि अगर शरीर अच्छा नहीं है तो व्यक्ति के संवेग में भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप मन से कभी सुखी और प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, आप में प्रेम नहीं होगा, आप दूसरों से घृणा करेंगे, अपने आप से घृणा करेंगे। इसलिए संवेगात्मक विकास का जो प्रभाव है वो शरीर के विकास पे पड़ता है। ठीक है, अगर वो गुस्से वाला है तो देखते हैं, आप भी जानते हैं कि जो बहुत गुस्सैल होता है, बहुत चिंता करने वाला होता है, उसका शरीर जो होता है वो धीमे धीमे कमज़ोर होने लगता है। तो संवेगात्मक विकास का जो प्रभाव है वो शरीर पर पड़ा है। उसके बाद सामाजिक विकास है, अगर उसका संवेग यानी वो गुस्सैल है, सीधा सा एग्जाम्पल है, तो वो समाज में कभी टिक ही नहीं पाएगा, लोगों से उसका जो व्यवहार होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ये बी नंबर भी इसका रॉन्ग होगा। दोस्तों सी है कि उसके नैतिक विकास, तो दोस्तों जब उसके अंदर संवेग ही नहीं है तो नैतिकता होने का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। दोस्तों नैतिकता आप तभी हो सकती है जब आप प्रसन्न होंगे, आप दूसरों से स्नेह कर सकते हैं, आपके अंदर कोई घृणा की भाव नहीं है। इसलिए सी नंबर भी इसका जो होगा वो उसको भी प्रभावित करता है। इसलिए संवेगात्मक विकास जो है वो सभी को, यानी शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो चौथा सही होगा दोस्तों। अगला नंबर है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। अब अपने आप से सवाल करना है आपको, मुझे नहीं बताना है, आप खुद से सवाल देखिए, आंसर आप कितना सही कर पाते हैं। तो किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है बताइए। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा किशोरावस्था। आप जानते हैं किशोरावस्था में बालक जो होता है उसके अंदर इतना उत्साह होता है कि इतना वो अपने अहम में डूब चुका होता है कि उसे कुछ भी, कहते हैं ना कि इसी उम्र में वो खून जो है वो उबलता है। तो यानी फिर वो उस समय में जो बालक होता है वो किसी के नहीं सुनता है, वो अपने आप को ही सर्वे समझने लगता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा किशोरावस्था होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम पढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? दोस्तों मैंने इसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया है और आपके सामने ऑप्शन है, ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी किशोरावस्था। आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर आपके मन में सोचने पर ये ऑप्शन सही है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आपने सभी वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखा है, समझा है, सीखा है। तो बताइए दोस्तों। तो मानव विकास की जो सब बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक कहाँ होती है दोस्तों, मैंने बताया था शैशवावस्था।
सिंपल सा ऑप्शन है शैशवावस्था। क्यों? क्योंकि इसी समय में बच्चा तेज़ी से सीखता है, तेज़ी से बढ़ता है, सभी तेज़ी जो गति होती है उसकी सभी विकास में, वो इसी में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप जानते हैं छोटा सा बच्चा जिस स्पीड से बड़ा होता है, क्या बड़ा बच्चा उतने स्पीड से होता है? नहीं होता है। इसलिए बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था होगा ही नहीं, प्रौढ़ावस्था तो होगा ही नहीं, किशोरावस्था में भी नहीं होगा, क्योंकि सीखने की गति मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में सबसे तेज़ होती है, बाल्यावस्था में स्थिर हो जाती है, किशोरावस्था में फिर धीमे धीमे बढ़ती है, प्रौढ़ावस्था में तो वो अपने लेवल तक पहुंच चुकी होती है, परिपक्वता की स्थिति प्राप्त कर चुका होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सीधा सा होगा बी ऑप्शन दोस्तों। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। दोस्तों आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप अपने अंदर ये गुण देखिए कि इनमें से आपके अंदर कोई गुण है कि कौन सा गुण सबसे विशेष होगा। आप सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षक में महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसके चारों ऑप्शन देखने पर आपको 1 मिनट के लिए तो यही लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, और सी टेट की यही खासियत है दोस्तों, चारों ऑप्शन सही लगेंगे, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो सबसे चीज़ कि आप पकड़ेंगे कहाँ सवाल को पकड़ेंगे सबसे पहले आप प्राथमिक स्तर की। कभी मत भूलिए कि अगर आप प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्राथमिक स्तर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्राथमिक स्तर को दिमाग में रखिए, और प्राथमिक स्तर के टीचर के लिए जो है वो पढ़ाने की उत्सुकता उतनी ज़रूरी नहीं है, विषयों में ज्ञान की दक्षता उतनी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी सब है लेकिन बेसिक क्या चाहिए, और शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता ज़रूरी नहीं है, लेकिन धैर्य और दृढ़ता की बड़ी आवश्यकता होती है प्राइमरी लेवल पर। आप जानते हैं बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नासमझ होते हैं, उन्हें बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ाना पड़ता है, परेशानियां पैदा करते हैं, शैतानी करते हैं, सुनते नहीं हैं, रोते हैं, कई सारी बहुत सारी उनके साथ समस्याएं होती हैं बच्चों को, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए उनको सिखाने में बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इसलिए इसका बी नंबर जो है सबसे सुटेबल आंसर है, वह धैर्य और दृढ़ता। तो दोस्तों एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। अब हम डिस्कस करेंगे अगला अपना कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। दोस्तों सबसे आसान सवाल है, इसका ऑप्शन अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहता। आप लोग बताइए कि व्यक्ति परिपक्व कब हो जाता है, बताइए। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा किशोरावस्था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किशोरावस्था के बाद वो परिपक्व हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि बाल्यावस्था में भी व्यक्ति विकास कर रहा होता है, शैशवावस्था में कर रहा होता है, किशोरावस्था में भी कर रहा होता है, प्रौढ़ावस्था परिपक्व होगी। किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है वही तो परिपक्वता है, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वो वयस्क अवस्था हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, तब तक तो व्यक्ति परिपक्व हो चुका है, हो चुका होता है ना। तो किशोरावस्था तक ही सब कुछ है जो भी है। ठीक है, और शिक्षा की दृष्टि से भी जो है वो किशोरावस्था की ये के लिए ही सबसे बढ़िया है। अब अगला आपको आप देखेंगे तो अगला आपको सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। आप बताइए किस में हम लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ सबसे अच्छा कर सकते हैं। क्या शैशवावस्था में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किशोरावस्था में कर सकते हैं? नहीं, वो इतना ट्रेंड हो चुका होता है कि उसकी इसकी आवश्यकता नहीं। प्रौढ़ावस्था में, बुढ़ापे में कोई नहीं पढ़ता है, बुढ़ापा नहीं होता, लेकिन प्रौढ़ावस्था का मतलब एक परिपक्व हो गया है, उसको क्या सीखना है। तो आपका ऑप्शन बचता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में ही विभिन्न विधियों यानी लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग करना चाहिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो दोस्तों ये डिस्कस कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत हो किसी भी कमेंट कीजिए, पूछिए, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए। अगला है कि 14वां क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, किसका हिस्सा है। पहला है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, दूसरा सी सामाजिक विकास, डी नंबर संवेगात्मक विकास। तो आप बताइए दोस्तों कि कौन सा सही होगा इसका। अवधारणा क्या होती है? मैंने कहा अगर आपको शब्द नहीं आते हैं, आपकी शब्दावली कमज़ोर है, तो डेफिनेटली आप सीटेट में मार खा जाएंगे। बहुत ज़रूरी कि शब्दावली, इसीलिए मैं बहुत बेसिक से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और मैं कह भी रहा हूँ कि मैं बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल की तरफ लेकर जाऊँगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे, जब आप मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, उनसे जुड़े सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका ये बेस जो है वो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अवधारणा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अवधारणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का विकास किसका हिस्सा है? क्या जो कुछ भी आप किसी विषय में अपनी सोच डेवलप करते हैं, क्या वो शरीर का शारीरिक विकास का हिस्सा होता है? नहीं।
शरीर से आपकी सोच का कोई कनेक्शन नहीं है। संवेगात्मक विकास से कोई आप अवधारणा बनाते हैं किसी के विषय में? बिल्कुल नहीं। कि आप भावुक हो गए और किसी के बारे में आपने सोच लिया कि वो ऐसा है या वैसा है, या किसी टॉपिक को पढ़ लिया, ऐसा होता है? नहीं होता है। सामाजिक विकास का भी कोई कनेक्शन नहीं है अवधारणाओं से। अवधारणा का बौद्धिक विकास से कनेक्शन होता है, क्योंकि बौद्धिक विकास का मतलब है कि अगर माइंड अच्छा है तो आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपकी अवधारणाएं जो होंगी वो किसी के भी प्रति हों, या किसी विषय वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति जो भी अवधारणा होंगी वो बिल्कुल मुख्य रूप से होंगी, अच्छी होंगी, सुव्यवस्थित होंगी। इसलिए ये बौद्धिक विकास का हिस्सा है दोस्तों। अगला है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पूछ चुके हैं और इसको कई तरह से पूछा जाता है सवाल कि अहम किस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जिस तरह से स्टैनले हॉल ने कहा है तूफान की अवस्था, तूफान जो होता है वो किसी की सुनता थोड़ी है, उसे तो तबाही मचानी है। तो इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, या इस तरह की प्रबल भावनाएं होती है, मैं जो हूँ सब कुछ मैं ही हूँ। ठीक है, कोई भी शब्द का यहाँ प्रयोग हो सकता है। तो ये समझना है कि ये जो है वो विकास की किस अवस्था की सूचक है। दोस्तों आप बता सकते हैं किस विकास की किस अवस्था की सूचक है? तो ये किशोरावस्था की, दोस्तों आप जानते हैं कि किशोरावस्था जो है वही सबसे ज़्यादा ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है किसी की नहीं सुनता है, अपने अहम में होता है, बिल्कुल उबलता खून होता है। बाकी शैशवावस्था छोटा सा बालक है, बाल्यावस्था कुछ नहीं, प्रौढ़ावस्था भी कोई नहीं। तो इसका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों अगर आपने मेरे सभी सवालों को ठीक से सुना है और उनका विश्लेषण समझने की कोशिश की है, कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अपने आप से सवाल सॉल्व किए हैं और आपको लगता है कि आप ये 15 क्वेश्चंस में से अगर आप 10 भी ठीक से कर ले गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कम से कम 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये मैंने पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 जो मैंने आपको पूरा एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाया है, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस मैंने ढूंढ करके बना करके ये आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे कि आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको इसकी अपडेट फ़ौरन मिलती जाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।